आज का हमारा टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे पहले हम मांग का नियम, इंडिफरेंस कर्व, ये सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं मांग की लोच। मांग के नियम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि मांग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और इसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच विपरीत संबंध को बतलाता है। इस नियम के अनुसार अन्य बातें स्थिर रहने पर एक वस्तु का मूल्य घटने पर उसकी अधिक मात्रा मांगी जाती है और मूल्य बढ़ने पर उसकी कम मात्रा मांगी जाती है। यह नियम केवल गुणात्मक कथन है जो मूल्य परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग में परिवर्तन की दिशा तो बतलाता है परंतु परिवर्तन की दर नहीं बतलाता। अर्थात यह नियम यह तो बताता है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने या बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ती या घटती है, किंतु यह नहीं बताता कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की मूल्य लोच या मांग की लोच का विचार प्रस्तुत किया। मांग की मूल्य लोच क्या होती है वो मैं क्लियर कर रही हूँ कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तनों की माप को ही वस्तु का मूल्य लोच कहते हैं। अन्य तत्व उपभोक्ता की आय और अन्य वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहते हैं। इसमें डेफिनेशन प्रोफेसर मार्शल के अनुसार और श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, और मांग की लोच को हम एक फॉर्मूले में भी व्यक्त कर सकते हैं। इसे मांग की लोच बराबर मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। इस प्रकार जितनी भी परिभाषा है उनसे ये स्पष्ट होता है कि मांग की मूल्य लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर होती है। नेक्स्ट है हमारा मांग की मूल्य लोच की श्रेणियां अथवा मांग की मूल्य लोच के भेद। 5 श्रेणियां होती हैं, इसमें हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है पूर्णतः लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन न होने अथवा बहुत कम परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में अनंत परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार अथवा अनंत लोचदार मांग कहते हैं। ऐसी वस्तु की अधिक इकाई बेचने के लिए फर्म को प्रचलित मूल्य में कमी करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु प्रचलित मूल्य में बहुत थोड़ी सी भी वृद्धि करने पर वस्तु की मांग घटकर शून्य हो जाती है। यहाँ ईपी बराबर इन्फिनिटी और इसमें मांग रेखा आधार रेखा के समानांतर रहती है। जैसे कि हमारा डायग्राम में शो हो रहा है कि ओपी मूल्य पर मांगी गई मात्रा ओएम से OM1 एन तक बढ़ती चली जाती है और जनरली ऐसा व्यवहार ऐसी जो वस्तुएं व्यवहार में देखने को नहीं मिलती, यह एक काल्पनिक धारणा है। नेक्स्ट है पूर्णतः बेलोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो ऐसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है। पूर्णतः बेलोचदार मांग की केवल कल्पना ही की गई है, व्यवहार में इस तरह की मांग नहीं पाई जाती और इसमें मांग रेखा आधार रेखा पर वर्टिकल होती है, लंब रूप में होती है, जैसा कि हमने ग्राफ में दिखाया हुआ है। और इसमें वस्तु का मूल्य OP से बढ़कर OP1 होने पर भी वस्तु की मांग OM ही बनी रहती है, EP बराबर 0। तीसरा है इकाई लोचदार मांग अथवा लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग को इकाई लोचदार अथवा लोचदार मांग कहते हैं। EP बराबर 1 और इसमें जो मांग वक्र का आकार होता है वो आयताकार हाइपरबोला होता है और जैसे वस्तु की मांग इकाई लोचदार होती है तो मूल्य में यदि 10% की कमी होती है तो मांग 10% इसमें बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है अत्यधिक लोचदार मांग। जब किसी वस्तु के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अधिक परिवर्तन होता है तो मांग अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है।
और इसमें ईपी ग्रेटर देन 1 होता है। ऐसी वस्तुएं जिनके अनेक प्रयोग संभव होते हैं अथवा जिनके अनेक प्रतिस्थापन होते हैं उनकी मांग अत्यधिक लोचदार मांग होती है। वस्तु के मूल्य में P से P1 परिवर्तन होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा में M1 परिवर्तन होता है, जो मूल्य के परिवर्तन के अनुपात से बहुत अधिक है, जो हमारे ग्राफ में भी शो हो रहा है। नेक्स्ट है बेलोचदार मांग अथवा इकाई से कम लोचदार मांग। जब वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में अपेक्षाकृत बहुत कम परिवर्तन होते हैं तो उस वस्तु की मांग को बेलोचदार मांग कहते हैं। इसमें ईपी लेस देन 1 है और मूल्य में P1 परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में M1 परिवर्तन होता है, जो मूल्य में हुए परिवर्तन की तुलना में बहुत कम है। इस प्रकार ये 5 श्रेणियाँ होती हैं। फर्स्ट पूर्णतः लोचदार मांग, सेकंड पूर्णतः बेलोचदार मांग, थर्ड इकाई लोचदार मांग, फोर्थ अत्यधिक लोचदार मांग और फिफ्थ बेलोचदार मांग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ। इसमें पहली विधि है प्रतिशत विधि और इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर फ्लक्स द्वारा किया गया था और इसमें मांग की लोच मालूम करने के लिए मूल्य परिवर्तन के कारण मांग में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है उसमें मूल्यों में हुए प्रतिशत परिवर्तन का भाग दे दिया जाता है। यदि ऐसा करने पर भागफल 1 आता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर, 1 से अधिक आने पर मांग की लोच इकाई से अधिक और 1 से कम आने पर मांग की लोच इकाई से कम होती है। इसको हम फॉर्मूले रूप में भी शो कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पीडीएफ में शो किया हुआ है। सेकंड है हमारी विधि कुल व्यय विधि। इस विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर एल्बर्ट मार्शल द्वारा किया गया था। इस विधि के अनुसार मांग की लोच मालूम करने के लिए मूल्य परिवर्तन से पूर्व उस वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय तथा मूल्य परिवर्तन के बाद किए जाने वाले कुल व्यय की तुलना की जाती है। इस विधि के अनुसार भी मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक होती है। मार्शल के अनुसार वस्तु की मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई के बराबर होती है जब वस्तु के मूल्य घटने अथवा बढ़ने पर भी वस्तु पर कुल व्यय की मात्रा स्थिर होती है। मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से अधिक होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि घट जाती है। मांग की मूल्य लोच उस समय इकाई से कम होती है जब वस्तु के मूल्य घटने पर वस्तु पर किए जाने वाले कुल व्यय की राशि घट जाती है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय की राशि बढ़ जाती है। और इसको जो एक टेबल शो कर रखी है इसमें शो भी किया हुआ है कि प्रथम स्थिति में मांग की लोच इकाई के बराबर है क्योंकि मूल्य परिवर्तन से कुल व्यय में परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरी स्थिति में वस्तु की मांग की लोच इकाई से अधिक है क्योंकि मूल्य घटने पर कुल व्यय बढ़ता है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय घटता है। तीसरी स्थिति में मांग की लोच इकाई से कम है क्योंकि मूल्य घटने पर कुल व्यय घटता है और मूल्य बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है। इसको हम एक ग्राफ से भी शो कर सकते हैं, जो कि ग्राफ मैंने बनाया हुआ भी है। OX अक्ष पर कुल व्यय, OY अक्ष पर वस्तु का मूल्य है और इसमें 3 श्रेणियाँ हमने शो की हुई है कि जब वस्तु का मूल्य OP से OP1 तक कम होता है तो कुल व्यय बढ़ता है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, और जब मूल्य OP1 से घटकर OP2 हो जाता है तो कुल व्यय स्थिर रहता है तो मांग की लोच इकाई होती है, और जब OP2 से OP3 तक घटता है तो कुल व्यय घटता है और मांग की लोच इकाई से कम हो जाती है। और तीसरी विधि है हमारी बिंदु विधि। जब वस्तु के मूल्य में बहुत कम परिवर्तन होते हैं तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच मालूम करना अधिक उपयुक्त रहता है, क्योंकि मांग रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है और इसके लिए एक फॉर्मूला काम में लिया जाता है। मांग की लोच बराबर मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का नीचे का भाग और डिवाइडेड बाय मांग वक्र पर किसी बिंदु से मांग वक्र का ऊपर का भाग।
तो जो ग्राफ हमने शो किया हुआ है वो ए बी मांग वक्र है। इसके पी बिंदु पर हमें मांग की लोच याद करनी है। तो फॉर्मूले के अनुसार ई पी बराबर पी बी डिवाइडेड बाय पी ए। यदि यहाँ पी बी बराबर पी ए है तो मांग की लोच इकाई के बराबर। यदि अब हम पी वन पर मांग की लोच मालूम करें तो इसमें स्थिति अलग अलग आएगी। पांचों स्थितियाँ में शो हो सकती है। ई पी बराबर इन्फिनिटी, ई पी इज़ ग्रेटर देन 1, ई पी बराबर 1, ई पी इज़ लेस देन 1 और ई पी बराबर 0। तो इस प्रकार वस्तु मांग रेखा के किसी बिंदु पर भी हम मूल्य लोच मालूम कर सकते हैं। और लास्ट हमारा आता है चाप विधि। जब वस्तु के मूल्य में सूक्ष्म परिवर्तन न होकर बड़े परिवर्तन होते हैं तो मांग रेखा के किसी एक बिंदु पर मांग की लोच मालूम करने के स्थान पर मांग रेखा के एक भाग की लोच मालूम करना अधिक उपयुक्त होता है। मांग की चाप लोच मापते समय मूल्य और मांग की मात्रा दोनों के बीच बिंदु लेकर मांग की लोच इन बिंदुओं के बीच मापी जाती है और इसको भी हम एक फॉर्मूले से शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 4 मेथड है मांग की मूल्य लोच को मापने के। तो जो आज का हमारा मेन टॉपिक था वो था कि मांग की मूल्य लोच क्या है, मांग की मूल्य लोच की श्रेणियाँ डिग्रीज़ क्या हैं, मांग की मूल्य लोच को मापने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। आज के लिए इतना ही।